नमस्कार। फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज फिर से अपन पढ़ेंगे डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक एकांकी दीपदान। देखिए, पीछे की क्लास में अपनों ने सारी की सारी रूपरेखा, पात्रों का परिचय और घटना, प्रमुख घटना का चित्रण है वो पढ़ा था। पूरे एकांकी का सामान्य परिचय अपनों ने पिछली क्लास में देखा था। और पिछली क्लास में अपनों ने पहले दृश्य में यह देखा था कि पन्ना और उदय सिंह आपस में बात कर रहे थे। पन्ना और उदय सिंह जो आपस में बात कर रहे थे, तो उनके बीच में किस किस विषय पर बात होती है। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसके सूरज के बारे में बात होती है, उसके बाद दीपक के बारे में बात होती है, और दीपक के बाद अपन आए थे तलवार पर। तलवार के बारे में है वो बात हो रही थी। यहाँ पर अपनों ने एकांकी छोड़ा था। तो आज अपन यहीं से एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। उदय सिंह पन्ना से कहते हैं कि तुम बार बार तलवार छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो, तुम तलवार से डरती हो क्या। तो पन्ना है वो जवाब देती हुई कहती है कि चित्तौड़ में तलवार से है वो कोई भी नहीं डरता। तो इस प्रकार से जब बातें कह रही है तो फिर उदय सिंह कहते हैं, अच्छा तो तुम नहीं जा रही हो मेरे साथ, तो मैं अकेला चला जाऊंगा। जब वो यूं कहते हैं कि मैं अकेला चला जाऊंगा, तब पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, आपको अकेले कहीं नहीं जाना, और रात के इस समय तो कहीं भी आपको अकेले नहीं जाना, क्योंकि जगह जगह सर्प घूम रहे हैं तुम्हें डसने के लिए। अब इतनी बड़ी बात पन्ना है वो कहती है जो इस बाल मन के समझ में नहीं आती है। तो जब पन्ना यूं कहती है कि सर्प तुम्हें डसने के लिए घूम रहे हैं, तो उदय सिंह कहते हैं कि कौन से सर्प, कौन से सांप। तो फिर पन्ना कहती है, छोड़ो कुंवर, तुम इस बात को छोड़ो, और तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तुम जाकर सो जाओ, आराम करो। तुम दिन भर तलवार के साथ खेल रहे थे, तुम्हारे कपड़ों पर मिट्टी भी लगी हुई है, तो तुम आराम करो। यहाँ पर उदय सिंह थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं और फिर पन्ना को यूं कहते हैं कि ठीक है, तो मैं नए कपड़े बदलूंगा, न अपने बिस्तर पर सोऊंगा, न अपनी तलवार छोड़ूंगा। और ये कहकर और वो अपने कक्ष में है वो सोने के लिए चले जाते हैं, और इधर पन्ना खड़ी रहती है। पन्ना फिर सोच रही है, कुंवर का रूठना भी कितना अच्छा है ना, मुझे इनका रूठना भी बहुत अच्छा लगता है, मना लूंगी। फिर वो यूं सोचती है कि बनवीर ने उत्सव का आयोजन किया है, ये राग, ये रंग किस लिए, क्यों। इतने में ही किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, कुछ नुपुर की आवाज सुनाई देती है। और नुपुर की आवाज किसकी है, कौन आता है। तो यहाँ पर वही बालिका, वही लड़की आती है जिसका नाम है सोना। सोना आते ही कहती है, धायमा प्रणाम। तो पन्ना यूं कहती है कि हाँ प्रणाम, लेकिन तुम हो कौन। मैं सोना स्वरूप सिंह की लड़की, स्वरूप सिंह की लड़की। और स्वरूप सिंह कौन है, रावल है। मैं रावल स्वरूप सिंह की लड़की। अच्छा बताओ उदय सिंह कहाँ है। नहीं, उदय सिंह की कुंवर की बात मत करो, वो सोना चाहते हैं। तो सोना यहाँ पर ठिठोली करती है कि मैं सोना ही तो हूं। तो फिर पन्ना उसे डांटती हुई कहती है कि चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम करना चाहते हैं और तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो फिर वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, मुझे उदय सिंह से मिलना है, उसके साथ खेलना है। मैंने परिचय में ही आपको बताया था कि सोना है वो सामान्यतः उदय सिंह के साथ खेलती रहती है। सोना की उम्र भी लगभग उदय सिंह के जितनी है। उदय सिंह 14 वर्ष के हैं और सोना है वो 16 वर्ष की है। ये दोनों साथ साथ ही खेलते रहते हैं। ये एक रूपवती बालिका है, लड़की है, या फिर मैं यूं कहूं किशोरी है। तो इस प्रकार से है वो इन दोनों के बीच में बातें शुरू होती है। इनके बीच में किस किस प्रकार से कौन कौन सी बातें होती है। तो पन्ना जब सोना को डांट कर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम करना चाहते हैं, थके हुए हैं, तब फिर सोना और पन्ना से बात करना शुरू कर देती है।
पन्ना बड़ी खुश है, सॉरी सोना बड़ी खुश है, तो वो पन्ना से कह रही है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। और फिर वो बातों ही बातों में पन्ना से यूं कह देती है कि तुम्हें पता तो है, तुमने उदय सिंह के प्रेम के लिए अपने चंदन को भी भुला दिया। तुमने उसी प्रकार से चंदन को भुला दिया जिस प्रकार से मयान अपने अंदर तलवार रखने के लिए अपने हृदय को खोखला कर देती है। यानी एक कविता का सा भाव, यानी एक छंद की तरह वो अपनी बात को रखती है। तो फिर पन्ना कहती है कि आज तो तुम्हें बड़ी कविता आ रही है। तो बोलती है आज मैं बड़ी खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि मैं आज उत्सव में नाच कर आई हूं। और पता है कुंवर भी हमें बहुत देख रहे थे, मैं तो कुंवर को देखकर खूब नाची थी। तो फिर पन्ना यूं कहती है कि तुम्हें ये नाचना अच्छा लगता है, ये नाचना ये कोई अच्छी बात है? तो फिर सोना कहती है तुलजा भवानी के समक्ष नाचने में बुराई क्या है। फिर वो यूं कहती है कि बनवीर ने, महाराजा बनवीर ने एक बहुत अच्छा उत्सव रखा। तो पन्ना यूं कहती है कि अच्छा, बनवीर की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। तो फिर वो यूं कहती है हाँ, आज तो बनवीर, महाराजा जो बनवीर है वो खूब झूल लाए हैं। झूल का मतलब हाथी घोड़ों की झूल, यानी बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। तो महाराजा बनवीर ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर गए थे और वहां से बहुत सारा सामान लाए हैं। और सोना कह रही है कि मेरे लिए तो एक रेशम की चुनरी भी लाए हैं। और वो चुनरी जब मैं ओढ़ कर नाच रही थी ना, तो इस प्रकार से लग रहा था जैसे मकड़ी के जाले में से चांदनी थिरक थिरक कर आ रही हो। तो इतनी सुंदर उपमा है वो सोना यहाँ पर दे रही है। किसको दे रही है? रेशम की चुनरी को किसकी उपमा दे रही है? मकड़ी और चांदनी को। तब फिर पन्ना कहती है कि बनवीर की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। तो वो कहती है बनवीर नहीं, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। क्यों? पन्ना, धायमा एक बात बताऊं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी? पता है आज सुबह ही मुझे उन्होंने बुलाया था और वो क्या कह रहे थे पता है? ऐसे कह रहे थे कि पन्ना तो हिमालय बनकर खड़ी होगी, हिमालय बनकर यहाँ पर पड़ी है। तुम हिमालय क्यों बनी हुई हो? तुम नदी बनो ना। तुम नदी बनोगी, तुम बहोगी, तो तुम्हारे बहाव को पत्थर भी अपने सर पर ले लेंगे, सहन करेंगे। अब यहाँ पर है वो सोना जितनी भी बातें कर रही है वो भावार्थ लिए हुए शब्द बोल रही है। भावार्थ लिए हुए वो इसलिए बोल रही है क्योंकि एक तो वो गीत गाकर आई है। गीतों में हम सामान्यतः भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और यहाँ पर यूं भी लग रहा है कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की भी है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित है, रावल की बेटी है, तो थोड़ा बहुत शिक्षा भी उसने ग्रहण की है। तो इसलिए बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग है वो कर रही है। वो यूं कह रही है कि तुम हिमालय क्यों बनी हो? हिमालय तो स्थिर होता है, क्या पड़ा है इसमें? तुम नदी क्यों नहीं बनती? तुम यदि नदी बनोगी तो तुम्हारे बहाव को पत्थर भी अपने सर पर ले लेंगे। अर्थात पत्थर नदी में होते हैं और वो जो बहाव आता है पानी का, वो पूरा का पूरा पत्थरों को सहन करना पड़ता है। और फिर साथ साथ यूं कहती है कि तुम्हारे जो किनारे हैं उन पर सुख और सुहाग होगा, आनंद और रोमांच होगा। अर्थात तुम जब बहती रहोगी, हम जब क्रियाशील रहते हैं तब हम आनंदित रहते हैं। तो इस प्रकार से सोना है वो यूं कह रही है कि तुम एक ही उदय सिंह पर कृपा बरसा रही हो। तुम हर जगह क्रियाशील रहो। तुम बनवीर को भी अपना मानो, विक्रमादित्य को भी अपना मानो, चंदन को भी अपना मानो, उदय सिंह को भी अपना मानो। तुम अकेले उदय सिंह के पास पहाड़ बनकर क्यों बैठी हो? तुम सबके साथ घुल मिल रहोगी तो तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। इस प्रकार के भावार्थ लिए हुए हैं वो शब्द सोना पन्ना से कहती है। तो पन्ना यूं कहती है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इस प्रकार की बातें मत करो, तुम पागल हो गई हो। जब पन्ना यूं कहती है कि पागल हो गई हो, तब सोना और भी अधिक सपनों में चली जाती है। वो यूं कहती है कि पागल है कौन नहीं, सब पागल है। तुम उदय सिंह के प्रेम में पागल हो, मेरा तो कुछ पूछो ही मत। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं।
ये पूरा का पूरा जो मेवाड़ है या फिर चित्तौड़ है, ये आज के उत्सव में पागल है। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पागल है। और मेरा तो पूछो ही मत। तो जब सोना ये बात कहती है तब पन्ना उसे कहती है, हाँ ठीक है, बहुत हो गया, अब तू यहां से जा, क्योंकि यहां रहने से हो सकता है तेरा पागलपन कम हो जाए। तब सोना कहती है, पागलपन कभी कम नहीं होता, पागलपन तो बढ़ने की चीज है। भला ये बताओ, कभी फूल वापस कली बन सकता है? कभी नदी बहकर वापस आ सकती है? कभी नदी का पानी निकलकर वापस आ सकता है? तो मेरा पागलपन कैसे कम होगा? मेरा पागलपन कम नहीं होगा, मैं आगे बढ़ूंगी। कैसे आगे बढ़ूंगी? मैं आज रावल की बेटी हूं, कल सामंत की बेटी बनूंगी, और परसों मैं हो सकता है महाराजा की बेटी भी बन जाऊं। तो मैं कम नहीं होंगी, मैं पीछे नहीं होंगी, मैं आगे जाऊंगी। बस एक तुम हो जो एक ही जगह स्थिर बनी हुई हो, बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, तुम ही आगे नहीं बढ़ रही हो। जब इस प्रकार की बातें हैं वो सोना पन्ना को कहती है, तो पन्ना यूं कहती है कि इस प्रकार की बातें तुम मत करो। तो फिर पन्ना यूं कहती है कि देखो, मेरे लिए यही बहुत अच्छा है कि मैं यहां पर राज्य की सेवा कर रही हूं। मेरे भाग्य में राज कार्य या राज्य की सेवा करना जब लिखा हुआ है तो ये ही, इसी को मैं सौभाग्यशाली या इसी को मैं मेरा सौभाग्य मानती हूँ। पन्ना जब ये बात कहती है तो सोना इस पर भी व्याख्यान देने लगती है। सोना यूं कहती है कि भाग्य तो हर किसी का होता है दाइमा, हर किसी का भाग्य होता है, मेरा भी अपना एक भाग्य है। मेरी ये जो घुंघरू है ना पैरों में, इनका भी एक भाग्य है। जब मैं चलती हूं तो मेरे पहुंचने से पहले ये मेरी सूचना दे देते हैं, वो भी इनका भाग्य होता है। और जब मैं थक जाती हूं तो ये शांत हो जाते हैं, ये भी इनका एक भाग्य होता है। और मैं जब नाचने लगती हूं तो मेरे पैरों की थिरक के साथ ये जब नाचते हैं तो वो भी इनका भाग्य होता है। भाग्य सबका होता है दाइमा। तो फिर पन्ना यूं कहती है कि देखो, ये जो चित्तौड़ की भूमि है ना, यहां पर उत्सव नहीं होते, उत्सवों की भूमि नहीं है ये। यहां पर पन्ना फिर सोना के प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक व्याख्यान का जवाब देती है, और ऐसा सटीक जवाब देती है। ये कहती है कि तुम किस नाचने, किस घुंघरू की, किस उत्सव की, किस त्योहार की बात कर रही हो? चित्तौड़ की भूमि उत्सव की भूमि नहीं है, ये तो महाराजा बनवीर का राज है। तो हो रहा है, ये आत्म बलिदान का, बलिदान की भूमि है, ये उत्सव की नहीं, ये बलिदान की भूमि है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें नाचती हैं, किसी रावल की बेटी नहीं नाचती इस चित्तौड़ में। तो इस प्रकार की जब बातें करती है तो सोना यूं कहती है कि दाइमा, तुम तो बगावत पर उतर आई हो। तो फिर पन्ना कहती है कि इस बात में मेरी कौन सी बगावत है? मेरी भूमि, मेरा राज्य, जिसमें हमेशा बलिदान होते आए हैं, जिसमें जोहर होते हैं, जिसमें मातृभूमि के गीत गाए जाते हैं, वहां पर ये नाचना थिरकना मेरी भूमि में, मेरे राज्य में नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। जब पन्ना इस प्रकार की बातें करती है और देश प्रेम और देशभक्ति की जब बातें करती है, तब सोना हल्की चुप होती है। और फिर चुप होकर वो यूं कहती है कि पन्ना, तू तो उत्सव में नहीं आई, पर उदय सिंह को तो भेज सकती थी ना। ये जो आग की लपटें हैं, उदय सिंह को तो नहीं छू सकती ना। तब पन्ना यूं कहती है कि आग की लपटें, लपटें नहीं है, बहुत तेज ज्वाला है जो हर किसी को डुबो देगी, हर किसी को अपने अंदर समाहित कर लेगी। और ये जो तेरे पैरों के घुंघरू हैं, तेरी ये जो सुख और सुहाग की बातें हैं, तेरा जो ये आनंद और उत्सव में उमंग भरी बातें हैं, ये सब की सब उसमें जलकर भस्म हो जाएगी। और ये जैसे ही पन्ना जवाब देती है, वैसे ही सोना की आवाज है वो मंद पड़ जाती है और सोना फिर चुप होती है। फिर पन्ना को सुनने लगती है, और जब पन्ना को सुनने लगती है तब पन्ना उसे समझाती है कि सोना,
तुम ये पता लगाओ कि आज का उत्सव किस लिए था। तब फिर सोना कहती है कि आज कोई भी त्योहार नहीं है, कोई अच्छा दिन भी नहीं है, फिर भी महाराजा बनवीर ने एक उत्सव रखा है। तब पन्ना यूं कहती है कि इसीलिए तो कह रही हूं, इस उत्सव के पीछे कारण क्या है, ये उत्सव क्यों रखा गया है, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, वो वजह क्या है। तब सोना यहां पर, अभी तो बाल मन था, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उत्सुकता भरी बातें कर रही थी, और जब पन्ना के अनुभव की बातें उसके सामने आई तब फिर सोना मंद पड़ जाती है। और फिर वो यूं कहती हैं कि धाई माँ, मैं ये बातें नहीं समझ पाऊंगी, मुझे नहीं समझ आएगी ये बातें। जब सोना ये कहती है कि मुझे नहीं समझ में आएगी, तो फिर पन्ना यूं कहती है, ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो तू यहां से जा। इस प्रकार से सोना यहां से जाती है, और सोना के जो घुंघरू की आवाज है वो धीरे 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 कम होती जाती है, यानी आवाज है वो दूर चली जाती है। और उसी समय पन्ना फिर अकेली होकर यही बात सोचती है, बिना समय, बिना शुभ दिन, बिना किसी त्योहार के और बिना किसी वजह के आज का उत्सव क्यों, क्या कारण था। जानेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।